वाई आर्किटेक्चर का इसका मतलब ये है कि हम आर्किटेक्चर क्यों, और बाकी बीटेक कहा जाता है, हमें बीएससी कहा जाता है, तो आर्किटेक्चर का ही क्यों मेरे से पूछते हैं काफी बच्चे, मैं जवाब देता हूँ। सो देखो, आर्किटेक्चर ऐसा है कि ये आपका एक पूरा का पूरा प्रोफेशनल एक बेस कोर्स है जहाँ पे आप प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करते हो। और बाकी कोर्सेज को आप देखो तो आपने सिंपल, आप अगर मैं एक कंपैरिजन बताऊं तो स्कूल्स में क्या होता है, जो चीजें आप पढ़ते हो, एग्जाम्स देते हो, आपका हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। बट जब आप बाकी कोर्सेज, जब आप डिग्री की बात करते हो, बहुत सारी डिग्रियां ऐसी होती है जो सिंपल आप अगर देखो तो उनका वैसे ही है कि मतलब वो आपको पढ़ाएंगे, एग्जाम्स होंगे, बस सारी चीजें खत्म हो जाती है। और आर्किटेक्चर में क्या है कि आपकी प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम है जहाँ पे आपको प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करते हुए बहुत सारी चीजें जो होती हैं टेक्निकल लेवल पे, बहुत सारी चीजें जो होती हैं आपकी ऐसी चीजें प्रैक्टिकली आपको करनी रहती है पूरे थ्रू आउट योर 5 इयर्स, और उसके बाद भी आगे सारी चीजें कंटिन्यू होती है। जो शायद एक आर्किटेक्चर फील्ड के बारे में सबसे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे जो लगता है पर्सनली, मैं बताऊं कि ये इकलौता ऐसा फील्ड है खासतौर पे जो हम लोगों के बचपन की जो सारी स्किल्स होती है ना, उसको निकालता है और उसको जो होता है हमारे पोटेंशियल के साथ मैच करता है। सीन की अगर किसी की ड्राइंग बहुत अच्छी है, किसी का आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत अच्छा है, कोई सोचता बहुत अच्छा है, कोई स्केच बहुत अच्छा करता है, तो उसको अपॉर्चुनिटी आगे चल के नहीं मिलती है। ऑब्वियसली बात है, बीएससी करेगा, बीटेक करेगा, तो वो सारी चीजें उसकी खत्म हो जाती है। और कहीं ना कहीं जो उसका ड्रीम रहता है, जो उसका रहता है कि यार ये पार्ट मेरा बहुत अच्छा था, मेरे को आगे चल के रिग्रेट होना है कि मैंने इसको कंटिन्यू नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा। बट आर्किटेक्चर आपको एक प्लेटफॉर्म देता है, आर्किटेक्चर आपको एक यूनिक वे देता है जहाँ पे आप अपनी सारी जो स्किल्स होती हैं वो सारा कुछ अपना लगा सकते हो और खुद को देख सकते हो कि आप कहाँ पे जा सकते हो। सो आर्किटेक्चर इज द परफेक्ट मिक्स ऑफ क्रिएटिविटी, जो हम बात करते हैं हमारे सिंस चाइल्डहुड से बात करो, आप 5th 6th क्लास से बात करो, 10th 12th भी बात करो, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब कि आपके सामने एक प्रॉब्लम आती है और आपको एट ए टाइम उसको सॉल्व करना रहता है, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली मैं बात करूंगा क्योंकि ये सारा कुछ जो रहेगा ना अपना आगे चल के भी जो रहेगा वो प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग को ही हम प्रायोरिटी देने वाले हैं। हम नॉट जस्ट अबाउट कि हम रेक्टाफिकेशन वाली चीज को फॉलो करेंगे, बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिकल चीजों को, अगर आपको प्रैक्टिकल डिग्री करना चाहते हो, प्रैक्टिकल कोर्स करना चाहते हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रैक्टिकल वे में चीजों को समझो। सो आगे चलते हैं। इट लेट्स यू डिजाइन फंक्शनल ब्यूटीफुल स्पेसेस व्हाइल एड्रेसिंग रियल वर्ल्ड चैलेंजेस। तो आज के टाइम में देखिए चैलेंजेस क्या है आर्किटेक्चर को लेके कि अपने पास स्पेस बहुत लिमिटेड है। आप अगर बाकी कंट्रीज बाकी कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से जितने भी कंट्रीज है उनको देखो तो उनके पास काफी स्पेसेस है, बहुत सारे मतलब डेवलपमेंट के उनके पास बहुत ऑप्शंस हैं, बट स्टिल वो डेवलपमेंट नहीं करते क्योंकि नेचर के साथ में उनको बैलेंस बना के रखना है और उनको नेचर को उतनी ही प्रायोरिटी देनी है जितना वो मैनकाइंड की डेवलपमेंट के लिए सारी चीजों को देना चाहते हैं। बट इंडिया में द प्रॉब्लम इज की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, सबकी लिविंग के लिए आपको एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, वरना लोग सड़कों पे आ जाएंगे। तो आपको घर अगर देना है, आपको एक प्रॉपर लिविंग स्पेस देना है, एक फंक्शनल स्पेस देना है, और आपको एक बहुत बड़ी कम्युनिटी डेवलप करनी है, नॉट जस्ट कि आप एक लिविंग या फिर पर्सनल स्पेस दे रहे हो किसी को, आपको पब्लिक स्पेसेस देने होते हैं, बहुत सारी चीजें आपको क्रिएट करनी रहती है, तो उसके लिए आपको चाहिए स्पेस। बट हमारे पास स्पेस की शॉर्टेज है, तो हम कैसे उन चीजों को, चैलेंजेस को ओवरकम करते हो, कैसे रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आती हैं, आप थ्रू आउट आर्किटेक्चर में यही सारी चीजों को सीखते हो, समझते हो, आपको प्रैक्टिकल बेस्ड चीजें करवाई जाती हैं कि आपके पास ये चैलेंज है, आपके पास कितना स्पेस है, आपको कुछ ऐसा डेवलप करना है जो बाकी लोग डेवलप नहीं कर सकते, अगर बाकी लोग कर लेंगे तो फिर आपका क्या रोल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं लाइक चैलेंजेस, लाइक अर्बनाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी। बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, आपको पता है कि अब लोग सिटीज की तरफ बहुत ज्यादा शिफ्ट होते जा रहे हैं, तो सिटीज में सबसे बड़ा मेजर इशू क्या आता है कि स्पेस बहुत कम है। तो वहां पे आप देखोगे कि हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट सिटीज में नहीं हो रहे हैं। सिटीज में मोस्टली क्या हो रहा है कि सिटीज में आपके वर्टिकल डेवलपमेंट चल रहे हैं। वर्टिकल डेवलपमेंट आर सब्जेक्टेड टू कि वहां पे स्पेस बहुत कम है बट डेवलपमेंट आपका चल रहा है, तो आपको इस हिसाब से प्लानिंग रखनी पड़ती है कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम भी ना फेस करनी पड़ी, आपको फंक्शनैलिटी भी आपकी बहुत अच्छी रह सके, और एस्थेटिकली प्लीजिंग तो सबको चाहिए ही रहता है। देखो ये तो बहुत कॉमन सी चीज है। सस्टेनेबिलिटी, आपको पता है सस्टेनेबिलिटी आप लोगों ने बहुत पहले से पढ़ते हुए आए होगे, बहुत टाइम हो गया होगा पढ़ते हुए इसको, मैं मानता हूँ सबने पढ़ा होगा इसके बारे में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या सस्टेनेबिलिटी क्या होता है। बिना इन्वायरमेंट को डैमेज किए हुए आप जो सारे
डेवलपमेंट करते हो, बाकी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फिर बहुत सारी चीजों के बारे में सोचते हो, तो वो आपकी कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, जिसका लॉन्ग टर्म एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि जिसको हम बहुत लॉन्ग टर्म तक ले जाना चाहते हैं, और वो इन्वायरमेंट को भी किसी वे में डैमेज ना करे, और वो बहुत लंबे समय तक जो है सस्टेन भी कर जाए। तो दीज आर ऑल थिंग्स लाइक सस्टेनेबिलिटी हम इनको कहते हैं। तो दिस द फील्ड ऑफर्स डाइवर्स करियर अपॉर्चुनिटीज। तो देखो बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि आगे चल के स्कोप है नहीं है, तो मेरा ना एक बहुत कॉमन आंसर होता है सबको, अगर आपने आर्किटेक्चर में बहुत अच्छे से कर लिया, आपने आर्किटेक्चर को बहुत अच्छे से समझ लिया, आपने प्रैक्टिकल लर्निंग पे फोकस करी, आपने चीजों को समझा, आपने विजुअलाइज सही किया 3D 2D, तो मैं बताता हूँ आपके लिए जो है ना एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है। कोई आपके पास वो नहीं है कि आप कहीं पे रुक जाओगे, आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज है कि आप आगे जाते जाते ही जा सकते हो, बहुत ज्यादा। तो बहुत कॉमन सा आंसर है, तो ये हमेशा ध्यान रखना। अगर आपने ये नॉट जस्ट अबाउट कि आर्किटेक्चर, किसी फील्ड में जब आप अच्छा करते हो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत होती हैं, नहीं अच्छा करते हो तो बीटेक में भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, बीएससी करने के बाद भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, इवन किसी चीज में नहीं है। आप कोई भी कर लो, आप कंप्यूटर बेस्ड कोई कोर्स कर लो, अगर आपने अच्छे से नहीं किया होगा तो वहां पे भी अपॉर्चुनिटी नहीं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि एज सिटीज इवॉल्व एंड इको फ्रेंडली डिजाइन ग्रो इन डिमांड आर्किटेक्चर प्रॉमिस अ फ्यूचर फुल ऑफ इनोवेशन एंड इम्पैक्ट। आने वाला जो आर्किटेक्चर का जो फ्यूचर है हमारे इंडिया में, कहीं भी बाहर की भी कंट्रीज में देख लो, तो स्मार्ट सिटीज बननी है इंडिया, इंडिया में इतनी प्लान की गई है, तो उनको कौन डिजाइन करेगा, उनके जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उनको कौन डिजाइन करेगा, ऐसा नहीं कंप्यूटर बेस्ड। हाँ, एक क्वेश्चन और आता है कि एआई आ चुका है, एआई सब कुछ कर देता है, बट स्टिल आप अगर एआई को अपने वर्क से कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि एआई को भी चलाने के लिए भी जो होती है ह्यूमंस की नीड होती है, ये तो बहुत कॉमन चीज हो गई। बट एआई इतनी गलतियां करता है, जो गलतियां आप नहीं करते हो वो गलतियां एआई करता है। तो हमेशा ध्यान रखना आप एआई से बहुत आगे हो, एआई को आपने क्रिएट किया है, ठीक है, और एआई ने आपको क्रिएट नहीं किया है। तो ये बहुत कॉमन चीज है, इसको हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो मुझे लगता है आर्किटेक्चर रिलेटेड बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होगी, बाकी मैं कुछ चीजें और भी बताने वाला हूँ, ऐड करने वाला हूँ इसके रिगार्डिंग। सो आर्किटेक्चर एंट्रेंस जेईई मेंस पेपर 2 एंड नाटा, तो मुझे लगता है यू आप लोग बहुत फेमिलियर हो गए इसके साथ में कि आर्किटेक्चर जो हमारी बीआर होता है, जो हमारा ग्रेजुएशन कोर्स ऐसा होता है, तो उसके लिए हमें कौन से एंट्रेंस देने होते हैं। आपको पता होगा जेईई मेंस आपने सुना होगा, बीटेक वाला तो सुना ही होगा सभी ने, तो इसका एक बीआर का पेपर होता है जो पेपर 2 होता है। ठीक है, पेपर 2A कह लो, और 2B तो अपना बी प्लानिंग का पेपर होता है। तो ये एक आपका पेपर हो गया, दूसरा आपका एंट्रेंस जो होता है वो नाटा से होता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको दोनों देना है, दोनों ही पास होना है तब आप आर्किटेक्चर में आपको एंट्रेंस मिलेगा, आपको बीआर करने का मौका मिलेगा, नहीं। ये आपके दो अलग अलग एग्जामिनेशन है जिसके बेस पे आपको अलग अलग कॉलेजेस अलॉट किए जाते हैं। सारे कॉलेज एक एग्जाम से नहीं मिलते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि इतने सारे कॉलेजेस हैं वो एक एग्जाम से मिलेंगे, नहीं। कुछ कॉलेजेस जेईई मेंस के पेपर 2 के स्कोर लेता है, कुछ कॉलेजेस नाटा का स्कोर लेता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं चाहूंगा कि आपकी ही हमारी टीम के कृष्णा सर जो है थोड़ा सा ज्यादा चीजों को एलोबरेट करेंगे जेईई मेंस पेपर 2 एंड नाटा के रिगार्डिंग। सो कृष्णा, हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ आदर्श। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू लाइक जेईई मेंस एंड नाटा के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। हेलो कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आदर्श आ रही है। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू। तो जैसे आदर्श ने बताया पूरा कि एग्जाम्स के रिलेटेड जो भी है और आर्किटेक्चर के रिलेटेड जो अच्छे से बताया आदर्श ने। तो बेसिकली आज सारे स्टूडेंट्स जो भी हैं वो आर्किटेक्चर के लिए प्रेफर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वैसे बता सकते हैं कोई? कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि हम बीटेक के लिए भी ट्राई कर रहे हैं और आर्किटेक्चर के लिए भी। I am preferring for only Nata. ओके, नाटा। और मतलब इतना भी बता सकते हैं कि आप आर्किटेक्चर भी मतलब ट्राई कर रहे हैं आर्किटेक्ट बनने के लिए, या फिर आप बीटेक भी जेईई मेंस का पेपर 1 भी नहीं ट्राई नहीं, कर रहे only architecture, only architecture। एक साल ड्रॉप किया मैं नाटक के लिए, तो इस अच्छा बार अच्छा। दिया था, बस एक ही अटेम्प्ट दिया, तो पता नहीं था उसके बारे में। तो लास्ट टाइम पता चला था आदर्श सर के वीडियो से, तो दिया 98%, 98 नंबर है 200 में से। ओके। फिर वही ट्राई किया अगले साल देने के लिए। और बाकी सिंपल एक इंटरेक्शन है बस कि मतलब बता सकते हैं।
गाइस प्लीज थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखो इस चीजों को, तभी मजा आएगा। कि जब तक आप लोग नहीं बोलोगे तब फिर हमें नहीं समझ में आएगा, तब फिर हमें कैसे पता चलेगा कि एक्चुअली हमें क्या डिलीवर करने की जरूरत है आप लोगों के लिए। तो प्लीज थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखिए, थोड़ी सी एनर्जी के साथ में बताइए कि आप लोग क्या चाहते हो। आपकी पहली प्रायोरिटी आपका आर्किटेक्चर है या फिर आप सेकेंडरी लेके चल रहे हो, तो हम फिर उसी हिसाब से सारी चीजों को आपके लिए प्लान करते हैं। कि हमारा टारगेट ऐसा नहीं होता है कि हम सबको एक साथ लेके चल रहे हैं, वो तो बहुत मेन चीज है, वो है। बट हमें इंडिविजुअली भी देखना होता है कि किसके अपने प्रेफरेंसेस है, किसको बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए, किसी को डिसेंट कॉलेज चाहिए होता है, किसी को बहुत एक्सपेंसिव अगर चलेगा तो उसके लिए भी हमें देखना होता है। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा इंटरेक्शन कीजिए, तभी मजा आएगा। सबको बहुत सारा कुछ अभी हमारे इस प्रोग्राम में है, बहुत कुछ बताने वाले हैं। तो प्लीज थोड़ा सा अभी से एनर्जी अपना लॉस मत करो, ठीक है। तो बताओ, थोड़ा सा उम्मीद करूंगा कि आप लोग सभी लोग ना एक बार इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाओ। एंड ऑल्सो ये चीज कि मेरी आवाज आ रही है? हेलो? हाँ आ रही है। और एक चीज़, जितने भी जूनियर्स है प्लीज़, मैं अभी बोल रही हूँ एज एक्सपीरियंस, मतलब जितने मेरे बैचमेट्स हैं उनके साथ बोल रही हूँ, प्लीज़ अगर आपको इंजीनियरिंग का आर्किटेक्चर के बीच में अभी आपके पास टाइम है, आई अज्यूमिंग आपके पास अभी आप नेक्स्ट ईयर पेपर देने वाले हो, आपके पास अभी बहुत इनफ टाइम है। प्लीज़ वाइसली सोचो क्या किसको प्रायोरिटी देनी है और उस हिसाब से काम करो। बिकॉज इतने सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जो कि लाइक दोनों को साथ में रखते हैं, क्योंकि मेरा भी ऐसे ही था। देन आई डिसाइडेड कि नहीं बाबा, मेरे को आर्किटेक्चर ही करना है, एंड देन उसके साथ ही मैंने कंटिन्यू किया। एंड आई मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स है जिन्होंने दोनों चीज़ें की है, एंड में उनको एक छोड़ना ही पड़ता है। एंड फिर चीज़ क्या हो जाता है, कुछ केसेस में दोनों की प्रिपरेशन मैसअप हो जाती है। तो प्लीज़ वैसे बिल्कुल भी मत करना। चूज वन एग्जाम ऑफ योर्स इफ यू आर गोइंग फॉर आर्किटेक्चर, उस पर अच्छे से फोकस करो। एंड अभी बहुत बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है। इंजीनियरिंग के लिए फिर भी बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, आर्किटेक्चर के लिए फिर भी आपको आपका माइंड गेम है, आपकी ड्राइंग की प्रैक्टिस, आपका एप्टीट्यूड, आपकी हिस्ट्री डिपेंड करती है। एंड आपके पास इनफ एडिक्वेट टाइम है, ठीक है। अभी से अच्छा प्रिपरेशन करो। एंड मैं सबसे ज़्यादा सजेस्ट ये करूँगी कि ड्राइंग को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करो अपना, ठीक है। अगर आप आर्किटेक्चर चूज कर रहे हो, प्लीज़ चूज इट वाइजली। थैंक यू वेदिका। या कृष्णा, यू मे कंटिन्यू। तो मेन मेरा चीज एक यही था। क्वेश्चन था आदित्य भैया, मेरा आदर्श भैया, मेरा क्वेश्चन था तो जैसे कि ये जो हमारा नाटा में ड्राइंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मतलब 2D एंड 3D पूछता है ना, तो उसमें मुझे प्रॉब्लम होता है 2D ड्रॉ करने में और 3D में। मतलब वहां पे बोला था फ्री हैंड ड्रॉ करने के लिए, बट मैंने स्केल से यूज करके ड्रॉ किया था। बट मतलब उसे कैसे अरेंज करना मुझे नहीं पता था, तो उसमें मेरा दिक्कत हो गया था ड्राइंग पार्ट में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो आई नो वो गलतियां हुई होंगी। मैंने स्टार्टिंग से ही देखो, पिछले टाइम भी जितने भी स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया था उनको मैंने यही कहा था कि आप लोग स्केल का यूज कम से कम करना है, स्केल का मत ही यूज करना। बिकॉज स्केल का यूज करते हो तो जो भी आपका टीचर होता है, जो आपको चेक कर रहा होता है ना, तो वो इतना ज्यादा तो आप उसको ये मत समझो कि उसको कुछ नहीं पता होगा। उसको अगर आप एक लाइन अगर स्केल से खींचोगे ना, कितना भी उसको आप ब्लर कर दो, कुछ भी कर दो, तो वो उसके पास इतनी नॉलेज है, तभी वो टीचर बन के बैठा हुआ है चेक करने के लिए, कि वो आपको देखते ही कह देगा कि लाइन स्केल से खींची गई है। तो चीजों को ना हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनकी डिमांड क्या है, हमें क्या चीजें देनी है, उनको किस तरह से देना है कि वो हमें अच्छा मार्क्स में रिवॉर्ड कर सके, ठीक है। तो इसके बारे में भी बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब इसको कंटिन्यू करेंगे तो हम लोग बात करेंगे जो भी सारा कुछ रहेगा। बट अभी जो बेसिक्स हैं आप लोगों के, उसके ऊपर बात कर लिया जाए कि आप लोग जेईई मेंस, नाटा, आर्किटेक्चर या फिर कोई और जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग फटाफट, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 9:23 और अपने पास आधा घंटा ही है, काफी कुछ डिस्कशन करना है। तो प्लीज फटाफट कीजिए ताकि हम लोग बहुत सारी चीजों को और डिस्कस कर सकें, ठीक है। कोई और है बताना चाहता है कि आप लोग कौन से एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, या फिर आर्किटेक्चर आपका एक ही ऑप्शन है आर्किटेक्चर, या फिर साथ में दो ऑप्शन लेके चल रहे हो? आई थिंक हम किसी गलत उसमें तो नहीं बैठ गए जहाँ पे कोई और ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी चल रही है और हम आर्किटेक्चर की बातें कर रहे हैं, ऐसा है क्या? गाइस आंसर करो। ओके चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम है, कोई इशू नहीं है। नाटा एंड जेईई। ऑलराइट, नाटा and also for NID. ओके गुड। एंड बाकी लोग? Yes sir.
नहीं हो गया आपसे हो गया नाटा एंड जेई। ठीक है कृष्णा, एक काम करते हैं अभी फिलहाल के लिए इसको ऐसी इतने पे ही ठीक है। रखते हैं, मतलब आगे का जो भी बात है ना वो इस बार करते हैं डिस्कस। तो ये धीरे धीरे करके आपको भी आइडिया हो जाएगा कि मतलब आपको भी क्या करना है और आपके लिए भी क्या सही रहेगा। बट मेन जैसे वेदिका ने बताया ये आप ही के लिए, ये सवाल आप खुद से पूछो कि मतलब आपको करना क्या है, ताकि सबसे इजी आप ही को पड़ेगा ये। और उसके बाद सबसे अच्छा है कि मतलब, और मेन काम, आप क्वेश्चंस पूछिए। कोई भी मतलब कुछ भी हो आप पूछते रहिए। कोई भी कुछ भी कह रहा है, कैसे ही बता रहा है, तो आप क्वेश्चंस पूछिए। आर्किटेक्चर में मेन चीज यही है कि जब तक आप सवाल नहीं करोगे तब तक आपको जान नहीं पाओगे कुछ भी। क्योंकि अगर कोई भी बहुत मतलब हर कोई अपनी अपनी पर्सपेक्टिव से सोचता है, सबकी अपनी पर्सपेक्टिव होता है। तो इसलिए जब अपनी खुद की जो पर्सपेक्टिव होती है उससे जब आप उसी तरीके से सवाल करोगे तब जाके आपको समझ में आएगा। तो इसलिए मेन चीज यही है कि आपको इससे आइडिया हो कि आपको करना क्या है, और उससे हमें फायदा ये होगा कि आपको उस तरह से गाइड कर पाएंगे इजीली। तो आर्किटेक्चर के लिए इंडिया में तो 2 ही एग्जाम्स हैं, जेई मेंस पेपर 2 और नाटा। बाकी जो आईआईटी के लिए जाना चाहता है, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, इनमें जो बिहार करना चाहता है उसके लिए फिर आपको जेई मेंस पेपर 2 के बाद एडवांस देना पड़ेगा। तो आईआईटी के लिए तो फिर एडवांस हो जाता। बाकी कोई भी कॉलेज के लिए आपको सिर्फ जेई मेंस पेपर 2 और नाटा देना पड़ेगा। ठीक है। और कॉलेज की अगर बात कर लें कि कौन कौन से एग्जाम से मतलब कौन से कॉलेज मिलेंगे, तो सबको आइडिया होगा ही। जैसे जेई मेन से एसपीए, एनआईटी और कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस लाइक, मतलब कुछ पर्टिकुलर कॉलेजेस ही हैं जो जेई मेंस के थ्रू लेते हैं। बाकी जो मोस्टली कॉलेजेस हैं, इंडिया के जो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस और स्टेट वाइज जो भी कॉलेजेस हैं वो सारे नाटा के थ्रू लेते हैं। तो आपको अगर एनआईटी, एसपी इन जैसे कॉलेज को अगर प्रेफर करते हैं तो आपको मेन आइडिया मतलब आपको मेन एग्जाम होगा जेई मेंस पेपर 2। ठीक है। और बाकी अगर किसी को स्टेट कॉलेज देखना है, बाकी कोई अच्छे कॉलेज देखना है, तो वो आप नाटा के थ्रू कर सकते हैं। भैया जैसे कि मेरा बोर्ड में 75 नहीं है, 75 से कम है, तो अगर मैं जेई मेंस पेपर 2 दूं तो उसमें अगर मेरा अच्छा परसेंटाइल आ रहा है तो क्या मुझे एनआईटी एंड एसपीएस मिल सकता है? हाँ, ये मतलब बहुत लोगों को ये सवाल होता ही है वैसे हर साल। मतलब ये तरीके से क्या कैसे बताएं, लाइक एक वो तो है, रिक्वायरमेंट तो है कि 75% होना ही चाहिए। बट जैसे मैं बच्चों से बात करता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैं बात करता हूँ एसपीएस के और एनआईटीज के, तो उन स्टूडेंट्स ने मेरे को आंसर ये किया है कि सर पहले तो मतलब वो रिक्वायरमेंट होती है, बट अगर परसेंटाइल ही देखा जाता है लास्ट में कि आपके जेईई मेंस पेपर मतलब एग्जाम में कितने आ रहे हैं, तो मोस्टली तो हमें मतलब यही रिप्लाई आता है कि परसेंटेज को उतना वो रहता नहीं। बट हाँ, 50% मिनिमम होना ही चाहिए, जो कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के थ्रू दिया गया है कि 50% मिनिमम नंबर होने ही चाहिए 10+2 में। तो उससे कम नहीं हो सकता। बाकी कभी कभी मतलब वो देखते हैं या नहीं देखते उस पर हम पक्का नहीं बता सकते। बट कुछ बच्चे हैं जिनसे मैं आपको मतलब उनको बता भी सकता हूँ, तो उनसे भी एक बार आप बात कर लीजिए। तो उनके भी मैं आपको नंबर ये सब जैसे भी हैं आपको बात करवा सकते हैं। तो उन्होंने भी जैसे मेरे को बताया है कि 75% एज अ क्राइटेरिया तो है, बट एज अ वो नहीं है कि मतलब होगा या नहीं होगा, वो पक्का नहीं कह सकते। तो इसलिए आप कोशिश तो यही करेंगे कि अब एग्ज़ाम देते हैं, अच्छा हो, उसके बाद ये सब देखें। क्योंकि ये तो अब हो चुका है, आपका परसेंटेज तो अब आ चुका है। ठीक है? ठीक है भैया, ठीक, थैंक यू। ओके। तो बाकी अब जेईई मेंस और नाटा के हम देख लेते हैं कि एग्ज़ाम्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो जेईई मेंस पेपर 2 जो होता है, वो एक 400 नंबर के एक पेपर होता है, जिसमें 3 पार्ट होते हैं बेसिकली। एक मैथमेटिक्स का और एक एप्टीट्यूड और एक ड्राइंग का। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो एप्टीट्यूड का होता है 200 मार्क्स का। उसके बाद 100 मार्क्स के मैथमेटिक्स और ड्राइंग का रहता है। तो इसमें एप्टीट्यूड का जो भी हम एप्टीट्यूड और ड्राइंग जो है हमारा मेनली, वो हम पूरा का पूरा आपको कराएंगे जैसे भी है। और लास्ट में जो मैथमेटिक्स रहता है वो आपको आदर्श सर बताएंगे कि मतलब वो कैसे कराएंगे। तो जेईई मेंस पेपर 2 में तो मेनली 4 ही मतलब 3 ही टॉपिक्स हैं, मैथ, एप्टीट्यूड और ड्राइंग। और एप्टीट्यूड की अगर बात कर लिया जाए तो मैं आपको आदर्श एक बार स्क्रीन
ऑफ करेगा? वेट 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 जैसे ये एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर एसपी दिल्ली के लिए कितना लाइक सेफ स्कोर होना चाहिए, कट ऑफ वगैरह? कट ऑफ अगर बात करेंगे तो वो भी आपको अभी चलो आइडिया बता देंगे कैसे करना। कट ऑफ क्योंकि परसेंटाइल के ऊपर होती है, अभी तो मतलब हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कि आपको 400 में से कितने नंबर चाहिए, बट हाँ हम परसेंटाइल बता सकते हैं। इस बार जामिया मतलब कितना कट ऑफ गया था वो, मतलब कितना ये सारे मतलब कितना सेफ स्कोर है जिससे कि जामिया मिल सके नाटा में? देखिए इसका मतलब ये अभी हुआ क्या, क्योंकि नाटा ने इस बार जितने एग्जाम्स करा उसकी वजह से कट ऑफ बहुत हाई गया था। तो हर साल का अपना अपना रहता है, ऐसा नहीं है कि इस साल 160 में अगर जामिया मिल रहा है तो अगले साल 130 में या 140 में नहीं मिल सकता। वो कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है। बट जैसे अगर जेई की बात करें, जेई में क्योंकि परसेंटाइल के ऊपर होती है, नंबर तो अलग बात हो गई, बाकी फिर उसके परसेंटेज निकलती है स्टूडेंट्स और नंबर इन सब के हिसाब से। तो उसके लिए तो आपका क्या है कि 99 परसेंटाइल से ऊपर होना ही चाहिए। बट अगर आपको आइडिया करना है कि 99 परसेंटाइल कितने नंबर में मिल सकता है, उसके लिए फिर मुझे मतलब थोड़ा स्टूडेंट से बात करके फिर मैं आपको बात करके उनसे बताऊंगा कि आपको कितने कितने नंबर चाहिए होंगे कितने परसेंटाइल के, ठीक है। और जामिया के लिए अगर आप पूछ रहे हैं तो जामिया का हर साल मतलब थोड़ा थोड़ा चेंज होता ही रहता है, क्योंकि नाटा का क्या है कि नाटा हर साल कुछ ना तो कुछ अलग करता है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जैसे भी एग्जाम्स कराना अलग अलग तरीके से, तो उनके वजह से कट ऑफ कभी कभी हाई जाती है और कभी कभी लो जाती है। ठीक है आशीष जी। और सिलेबस सेम ही रहने वाला ना भैया, मतलब? हाँ सिलेबस सेम ही रहेगा मोस्ट प्रोबेबली, ज्यादा कुछ चेंजेस होंगे नहीं। 3D शेप्स को हमको अरेंज करना था, जैसे बैलेंस हो गया, वैरायटी हो गया, सब तो सब रहेगा ये सब वैसे ही रहेगा, इनमें कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। बस मतलब एग्जाम में थोड़ा ऐसे टफ क्वेश्चन सब डाल दिए जाते हैं, ये सब ऐसा ना? वो होता रहता है, लेकिन एज अ कोई सिलेबस चेंज नहीं होता। उनके अप्लाई करने के तरीके चेंज हो जाते हैं, कभी कुछ तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कभी कुछ अलग तरीके के। तो उन सब की प्रैक्टिस हम इस कोर्स में करेंगे, जो भी हम मतलब आपको प्रोवाइड करेंगे उन सब का हम प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी अभी तक हमने प्रीवियस ईयर जितने भी हमने टाइप्स देखे उन सब के तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। मॉक टेस्ट हो गए सारे, वो करेंगे ही करेंगे। एक तरीके से हमें पूरा आइडिया हो जाएगा। और किसी को कोई पूछना? सर जेई में मैथ्स एप्टीट्यूड और ड्राइंग में कौन सा टॉपिक मतलब हार्ड होता है? हार्ड तो सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स ही है। अगर अच्छे हैं तो मैथमेटिक्स फिर तो आप इजीली कर सकते हो। बट अगर जनरल बात करें तो मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा टफ है। बट वेटेज जो है सबसे ज्यादा एप्टीट्यूड का। और एप्टीट्यूड की बस सबसे मतलब अच्छी बात यह है कि आप प्रैक्टिस करके आप 2 महीने में 3 महीने में अच्छे से मतलब उसकी थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज लेके आप एप्टीट्यूड दे सकते हो। बट मैथ एंड व्हाट अबाउट ड्राइंग की फिर आपको स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी स्किल्स अगर अभी अच्छी नहीं है तो हमारे पास टीचर्स हैं वैसे जो आपको आइडिया देंगे। एक तरीके से आपको आइडिया इसके भी मिल जाएगा कि मतलब सिर्फ एग्जाम में कैसे देना है, कि एग्जाम में क्या देखते हैं लोग, कि जो इन्विजिलेट मतलब जो हमारे चेक कर रहे होते हैं जो एग्जाम पेपर, तो वो क्या प्रोवाइड मतलब क्या देखना चाह रहे होते हैं, किस तरीके के आंसर्स आपसे उम्मीद कर रहे होते हैं। तो इन सब की बात हम बाद में करेंगे। जो हमारे ड्राइंग के टीचर होंगे वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको ये सारी चीजें देखनी। सर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं आपको एप्टीट्यूड और ड्राइंग का भी थोड़ा सा बेसिक आपको आइडिया दूंगा 2D और पर्सपेक्टिव के बारे में। और सर आप बैचलर्स कर रहे हैं? हाँ मैं भी BA कर रहा हूँ और मैं अभी जामिया मिलिया इस्लामिया में 3rd ईयर में। Hello, Krishna, am I audible? हाँ Sorry to interrupt. Actually,
मैं ये कह रहा हूँ कि अभी फिलहाल के लिए ना क्वेश्चन आंसर्स वाला सेशन अभी अलग रखते हैं। अभी जो अपना ये खत्म हो जाएगा देन इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे सो दैट कि हम सारा जो भी हमने एम किया हुआ सारा हम फिनिश कर सकें विद इन 30 मिनट्स। ओके, तो जो भी आपको क्वेश्चंस पूछने हैं अभी इसके रिलेटेड पूछे, जो भी आप आपको बता रहे हैं या फिर जो भी आपको कोई नई चीज़ अगर हम कुछ पता चल रहा है तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं कि अभी कोई डाउट आ रहा है तो। बाकी ये सारी फिर चीज़ें हम होती आपको रहेंगी। पर्सनल मैसेज कर सकते हैं क्या मीटिंग के बाद? हाँ कोई नहीं, आप कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़े। यस सर। ओके, तो ये प्रीवियस ईयर का जो ब्रोशर था जेईई मेंस का, इसमें आपको पूरा का पूरा एक बता देंगे कि मतलब किस तरीके का एग्जाम रहता है, क्या क्या सिलेबस रहता है। तो जैसे पिछले हर साल की तरह एक सा मतलब 2 एग्जाम्स रहते हैं। एक कोविड के टाइम पे थोड़े से मतलब 4 हो गए थे, ऐसा हर टाइम नहीं होगा। तो बेसिकली 2 ही बार होते हैं, जनवरी और अप्रैल में। मतलब एक जनवरी में उसका जनवरी एंड या फेब के स्टार्टिंग में उसके एग्जाम रहते हैं, या फिर वो अप्रैल के एंड में ऐसे में एग्जाम मतलब एग्जाम रहते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली यही टाइम रहेगा एग्जाम्स का, तो इतना ही टाइम हमें मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद फिर अगर हम बात कर लें तो ये इसके एग्जाम के मतलब वो फीस है, तो इसके हम बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम की प्रिपेयर मतलब टाइप के बारे में। तो यहाँ पे जैसे आपको बीआर का मिल जाएगा। तो बीआर में क्या है, पार्ट 1 मैथमेटिक्स, इसमें भी 2 तरीके के होते हैं। एक सेक्शन है 20 नंबर जिसमें एमसीक्यूज रहते हैं, सिर्फ आपको मतलब क्वेश्चन देखना, उसमें 4 ऑप्शन और एमसीक्यू पार्ट है वो। और उसके बाद रहते हैं सेक्शन बी जिसमें 10 क्वेश्चन रहते हैं, बस उसमें आपको 5 अप्लाई मतलब 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। और एक बार ये भी हुआ था कि मतलब पहले क्या होता था, बच्चे मतलब अपनी तरह से आंसर लिख दे रहे हैं, या फिर एमसीक्यूज में भी वो हो रहा था कि सब ए या फिर बी कुछ भी अगर करके आ रहे हैं, अगर सेलेक्ट करके आ रहे हैं, तो उसके लिए इन्होंने एक नया रूल निकाल दिया कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसमें भी नंबर कट सकते हैं। तो ये एक मतलब नई चीज़ इन्होंने एक साल या पिछले साल ही निकाली थी इन्होंने रूल। तो तब से मतलब ये थोड़ा चेंज हो चुका है कि मतलब आपको आंसर पता है तो ही आप मतलब अटेम्प्ट करें, नहीं तो ना करें उसके लिए। और फिर आता है पार्ट 2 जो कि पता है हमने एप्टीट्यूड टेस्ट 200 मार्क्स का। इसमें क्या है 50 क्वेश्चंस रहते हैं, ये सारे के सारे एमसीक्यूज रहेंगे। हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस रहेंगे और सीधा एमसीक्यू। तो उसी का क्या है 50 क्वेश्चन। और इसमें हर एक क्वेश्चन के एक बात यह है कि इसमें हर एक क्वेश्चन के 4 नंबर होते हैं, और हर एक रॉन्ग आंसर के -1 मतलब 0.25% कट जाए जाते हैं। सिर्फ जेई में ही वो नेगेटिव मार्किंग है, नाटा में नहीं है ऐसा कुछ। एक मतलब ये एक अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप एक तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं उसमें। लेकिन जेई में क्या है कि मतलब अटेम्प्ट करेंगे तो रॉन्ग होगा तो नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। फिर रहता है ड्राइंग टेस्ट। ड्राइंग टेस्ट में भी 2 क्वेश्चंस आते हैं, तो उन दोनों का मतलब कभी कभी कंपोजिशन आता है, पोर्ट्रेट आता है और एक पर्सपेक्टिव आता है। तो इन कुछ ही टाइप्स में क्वेश्चंस आते हैं, और ये भी 100 मार्क्स का है, 50-50 1-1 क्वेश्चन का। तो ये हमारे होगा तीनों पार्ट, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड और ड्राइंग टेस्ट। तो ये हमारा बीआर का है। यहाँ तक क्लियर है सबको? हेलो? यस सर। ओके। यस। और इसके बाद फिर एक इसकी आपको इसका सिलेबस भी है। इसका पार्ट मैथमेटिक्स का तो सबका वैसे ही रहता है। अगर आपको बिहार का मैथमेटिक्स का देखना है तो जैसे सेट्स, रिलेशन, ये सब 11th और 12th का ही पार्ट आता है। बाकी फिर अगर एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं लाइक ऑब्जेक्ट्स, टेक्सचर्स, बिल्ड एनवायरनमेंट और 3D 2D इन सब का मतलब प्लान एलिवेशन। अगर आपको प्लान एलिवेशन इन सब की अगर मतलब आइडिया है प्लान एलिवेशन क्या होते हैं?
अगर नहीं भी है तो भी मतलब इन सब पे वही की एक तरीके से व्यूज होती है, इनको व्यूज कैसे देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो उन्हीं को हम एज अ 2D ऑब्जेक्ट में मतलब कैसे दिखाते हैं, 3D में कैसे विजुलाइज करते हैं, इन सब के क्वेश्चंस रहते हैं। इन्हीं को हम प्लान एलिवेशन कहते हैं, वो आगे जाके हम पूरा सीखेंगे। उसके बाद एक यूनिट 2 है जिसमें 3 डायमेंशनल आ जाता है पूरा, 3D व्यू, टेक्सचर, कलर, इन सब का अलग पार्ट है। और ड्राइंग में इन्होंने सिंपल एक बता रखा है, बट बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लाइक इसमें तो इन्होंने एक पर्सपेक्टिव और एक क्या कहते हैं कॉम्पोजिशन का बताया, बट इतना ही नहीं रहता, पोर्ट्रेट्स भी रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो उन सबको भी हम एक बार देख लें। तो मेनली जेई में अगर आपको जो हम प्रैक्टिस कराएंगे मेनली वो हम एप्टीट्यूड और ड्राइंग कराएंगे। फिर आता है नाटा। नाटा में सिंपल क्या है, इन्होंने पिछले साल से ही फिर से ड्राइंग, आदर्श अगर पिछले साल से किया था ना, उससे पहले तो ड्राइंग नहीं हाँ, था। नहीं अभी इस ईयर 2024 से ड्राइंग इंट्रोड्यूस हुआ है दोबारा से। वो कोविड की वजह से वो उन्होंने मतलब ड्राइंग हटा दिया था, उसके बाद से इन्होंने फिर से 2024 में फिर से इन्होंने ड्राइंग स्टार्ट किया। और वैसे ही रहता है, सिंपल एप्टीट्यूड पार्ट जो है कितना 120 मार्क्स का रहता है और ड्राइंग का पार्ट 80 मार्क्स का रहता है। 3 आवर्स का टाइम मिलता है आपको, जो कि 1.5 आवर्स आपको ड्राइंग में मिलता है और 1 आवर आपको एप्टीट्यूड में मिलता है। इसका यहाँ पे इन्होंने पूरा का पूरा वो दे रखा है टेस्ट के बारे में। हाँ, तो इसमें 2 ही पार्ट्स होते हैं मेनली, ज़्यादा मतलब वो नहीं है कि मैथमेटिक्स भी उतनी टफ नहीं रहती जैसे जेई में रहती है। जेई में पूरा 11th 12th का मैथ्स पूछा जाता है, इसमें उतना हाई लेवल का मैथ्स नहीं पूछा जाता, सिंपल 10th तक का मैथ्स कह सकते हैं, 10th का 11th का थोड़ा सा। तो आपको मेनली 10th तक का मैथ्स अच्छे से आना चाहिए और उसकी भी हम प्रैक्टिस कराएंगे, तो इसमें मैथ्स उतना टफ रहेगा नहीं। बाकी जो आर्किटेक्चर का होगा, आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड और बाकी जो प्रिंसिपल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, इन सब के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे और बहुत अलग तरीके के रहेंगे। इसमें सिर्फ एमसीक्यूज नहीं रहेंगी, साथ में आपको वैसे वाली भी रहेंगी जहाँ आपको डायरेक्ट आंसर लिखना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। और इसमें ड्राइंग के 3 क्वेश्चंस होंगे, एक होगा कंपोजिशन जिसमें 25 मार्क्स का होगा, और एक होगा स्केचिंग जिसमें आपको विजुलाइज करके लाइक पर्सपेक्टिव बनाना पड़ेगा किसी भी एक प्लेस का, या फिर सिचुएशन दे देंगे आपको, उस सिचुएशन के हिसाब से आपको एक ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वो भी हम आगे आपको बताएंगे कि मतलब कैसे सिचुएशंस देते हैं वो किस तरीके के, तो उन सब के हिसाब से यहाँ पे फिर पर्सपेक्टिव का काम आता है। और उसके बाद लास्ट आता है 3D कंपोजिशन जो कि 30 मार्क्स का। तो जैसे उसमें तो यहाँ तक क्लियर है। मेनली हमें सिर्फ यहाँ भी आज इतना ही बात करना था कि मतलब जेई और नाटा में क्या क्या डिफरेंस है, किन कॉलेजेस से हम एडमिशन ले सकते हैं जेई के थ्रू और नाटा के थ्रू, और इनमें क्या क्या एग्जाम मतलब क्या क्या। ये जो नाटा है इसमें मतलब जो जीके पूछता है वो किस लेवल का पूछता है? ये जीके जो पूछता है नाटा में तो किस लेवल का पूछता है, मतलब किस बेस पे हमको प्रिपरेशन करना चाहिए उसके लिए? आपकी आवाज क्लियर नहीं है, फिर से आप बता पाएंगे? ओके कृष्णा, इसका आंसर मैं कर दूंगा, ठीक है। अभी आगे कंटिन्यू कर देता हूँ मैं बाकी की सारी चीजें।